महाराष्ट्र में अकोला के पास कचरे के ढेर में पुलिस को एक अधेड़ उम्र की औरत कविता शिंदे की लाश मिलती है और तहकीकात एक ऐसे लव ट्रायंगल की तरफ इशारा करती है जो सबके होश उड़ा देता है। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। मेघा बताओ, क्या हुआ था कविता, राघव और प्रीति के बीच? हर एक मिनट कीमती है, एक मासूम की जान बच सकती है। नहीं साहब, प्रीति कोई दूध की धुली मासूम तो नहीं है। देखिए साहब, शादी की बात कविता ताई ने छेड़ी थी। उसको मालूम था मेरे को प्रीति पसंद है। उसने पूरी बात चलाई, प्रीति को राजी भी किया। मैंने सोचा अच्छी बात है, लेकिन मेरे को उनका प्लान मालूम नहीं था साहब। कैसा प्लान? उन्होंने मेरे को फंसाया था साहब। किसने किसको फंसाया था मेघा? खुलकर बताओ, मुझे सारी बात शुरू से सुननी है। कविता का पति 2 साल पहले ऑफ हो गया। उसे दिल की बीमारी थी। बहुत ही अच्छा आदमी था, दोनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन गया तो कोई क्या कर सकता है साहब। कविता के मर्द की साइड के लोगों ने कविता की कोई मदद नहीं की। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 18 साल की एक जवान लड़की थी उसकी, तो वो कहाँ जाती? उस दिन वो मेरे यहाँ रहने आ गई। आज से तुम दोनों यहाँ रहोगे और सारा सामान उधर रख दो। मेघा, अब तो मुझे बाहर सोने के लिए कहेगी ना, तो वो भी मंजूर है मुझे। बस मुझे प्रीति की बहुत फिक्र है। इसके लिए कुछ कमाना चाहती हूँ मैं। तेरी नौकरी की बात की है मैंने, लेकिन मेहनत बहुत है, कर लेगी ना? बस एक मौका मिल जाए, जान लड़ा दूंगी मैं। अच्छी बात है, चल सामान उधर रख दे। हे भगवान, ये बहुत भारी है। प्रीति बेटा, जरा हाथ तो लगाना। रहने दो मेघा, उसे अकेला छोड़ दो। अपनी बेटी के लिए कविता दिन रात काम करती। उसके लिए प्रीति ही उसकी दुनिया थी, प्रीति ही उसका सब कुछ थी। कविता प्रीति के लिए भूखी प्यासी रहने को तैयार थी। वो बस उसे खुश रखना चाहती थी और उसके भविष्य के लिए कुछ कमाना चाहती थी। खुद भूखी सोने वाली को फिर कई लोगों को खाना खिलाने की नौकरी मिली, सारिका टिफिन सर्विस में। देखते देखते कविता सारिका टिफिन में जम गई और उसने अपनी बेटी प्रीति को भी वही काम पर लगा दिया, ताकि प्रीति हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे। मेरे यहाँ आए 6 महीने के अंदर ही कविता ने खुद की खोली का भी इंतजाम कर लिया था। इतनी मेहनती थी साहब वो। मेघा, तूने मेरी जो मदद की है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसा मत बोल रहे कविता, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें 2 दिन ढल गए। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या जिए क्या मरे। तू अपना ख्याल रखना। साहब, उनका अपने नए घर में बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद कविता ने प्रीति को उसी जगह काम पर लगाकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ वो राघव पांडे वाला मामला शुरू हो गया। ये राघव पांडे रहता कहाँ? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, मेरे पास उसका नंबर है। कविता ने दिया था एक टाइम। पूनम, मोरे से कहना कि इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले, सारिका टिफिन में जाकर उस राघव पांडे के डिटेल्स निकाल, पता करो कि माजरा क्या था। ये राघव और कविता के बीच, कविता और प्रीति के बीच, प्रीति और राघव के बीच, और दिनेश और प्रीति के बीच। मेरे और प्रीति के बीच प्यार नहीं था, वो तो मेरे को हो गया था। पहली नज़र में बोलते ना वैसा, जब सारिका टिफिन सर्विस में नौकरी लगी। समझ क्या? हाँ सेठ, समझ गया, मैं कर लूँगा। क्या समझ गया? क्या करेगा? मैंने पहले किया है सेठ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, काम पे बराबर ध्यान देना, समझ गया ना? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है? ये लाइटर कहाँ है? वही जहाँ हर बार होता है, आंखों के सामने।
अब आंखों की जगह आलू है तो कोई क्या करे। अरे अरे दिनेश, बाजू हट जाओ, इसको ऐसे नहीं करते। और तू क्यों हंस रही है प्रीति? उसकी मदद करने के बजाय तू लल्लू है साला। प्रीति, धारा, हाँ ये नया लड़का दिनेश सीधा लगता है ना? सुना कि ये पीता बीता नहीं है और तम्बाकू भी नहीं खाता है। अच्छा, अच्छी बात है। सुना है अच्छे घर का लड़का है, माँ बाप का इकलौता लड़का है वो। हाँ, वो तो पता लगता है देखने के बाद। भाई इसकी शादी की उम्र भी हो गई है ना? होगा, जिससे भी शादी करेगा ना सुखी रहेगी लड़की। कैसे हो दिनेश? मैं ठीक हूँ कविता ताई, आप कैसी हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, सब अच्छा है। लोग यहाँ के अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सभी बहुत अच्छे हैं। कोई खास अच्छा लग रहा है? देखो दिनेश, सामने से पूछ रही हूँ, शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? क्या? मैंने कहा शादी करोगे मेरी बेटी प्रीति से? हाँ, वो मैं तो करूँगा, लेकिन वो नहीं करेगी। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। अरे वो तो बच्ची है, उसे कुछ दिखता नहीं है क्या खरा है क्या खोटा है। अगर मैं प्रीति को मना लूंगी तो तुम अपने माँ बाप को मना लोगे? वो मेरा कहा कभी नहीं टालेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। कविता ताई को मेरे से ज्यादा जल्दी थी कि मेरी और प्रीति की शादी हो। क्यों? यही तो प्लान था साहब, मेरे को फंसाया गया। तभी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। वो बोलते ना प्यार में अंधा, वैसा ही कुछ हो गया था साहब। लेकिन पता नहीं कविता ताई ने प्रीति को कैसे मना लिया। तो सो जा, मैं बाद में सो जाऊँ। बात करनी है, जरूरी है। बहुत जरूरी। बोल। तुझे दिनेश कैसा लगता है? क्या मतलब? वो दिनेश तुम्हें पसंद करता है, देखता रहता है। देखभाल भी करेगा शादी के बाद। किसकी शादी? तेरी और दिनेश की शादी है। शादी के लिए ना प्यार होना जरूरी है। मुझे उससे प्यार नहीं है। शादी उसी से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि प्यार करने वाले से प्यार करना आसान होता है। तू बाबा से प्यार करती थी ना? शादी के बाद प्यार हुआ बेटी, वो भी धीरे धीरे। प्यार एकदम से नहीं होता, करने से होता है। और बेटी, प्यार करने का ये मतलब होता है ख्याल रखना, भरोसा करना और ये विश्वास होना कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ करेगा। आई, वैसा प्यार तो तू भी मुझसे करती है। वो रोमांस वाला प्यार अलग होता है ना। होगा, लेकिन मैं तेरे साथ कब तक रह पाऊंगी? देख, दिनेश अच्छा लड़का है। तजुर्बे से कहती हूँ कि वो तुझे अच्छा घर देगा, तुझे और तेरे बच्चों को जी जान से संभालेगा। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं। ठंडे दिमाग से सोच ले मेरी बात। प्रीति मान गई साहब, कविता ताई ने उसे मना लिया। और तेरे घर वाले भी मान गए? ऐसे साहब, एक हफ्ते में मंगनी हुई और अगले 1 महीने में शादी। और 2 महीने में तुम लोग अलग भी हो गए? चलो बता भी दे, अलग क्यों हुए? साहब मैंने बोला ना, हम लोगों की जमती नहीं थी। वो मेरे से प्यार नहीं करती थी साहब। तुझे क्या लगता है तेरी कहानी पर हम लोग विश्वास कर लेंगे? प्यार से पूछ रहे हैं तो प्यार से बता दे। अगर पिटाई का तड़का लगाएंगे ना तो पूरा जल जाएगा।
साहब मोरे। हाँ बोल मोरे। साहब जिस दिन से कविता शिंदे का मर्डर हुआ है उस दिन से राघव पांडे भी काम पर नहीं है। और क्या पता चला वहां से? सर दिनेश ने जो कुछ भी हमें बताया सब सच है। यहाँ पे दिनेश और प्रीति के बारे में सबको पता है, लेकिन राघव और कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, और ना ही राघव और प्रीति के बारे में पता। ठीक है मेघा, तुमने हमें बताया कि प्रीति और दिनेश की शादी हुई, उसके 2 महीने बाद वो अलग हो गए। ये राघव बीच में कहाँ से आ गया? मुझे तो बस उतना ही मालूम होता था जितना कविता मुझे बताती थी, और मेरे अलावा राघव और कविता के चक्कर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। ये राघव और कविता का अफेयर सारिका टिफिन में ही शुरू हुआ था। हाँ साहब, राघव सारिका टिफिन सर्विस में पहले से ही काम करता था, कविता के काम शुरू करने से भी पहले। और जब कविता ने वहाँ काम शुरू किया तो राघव उसके साथ हंसी मजाक करता, जो कविता को भी पसंद था। अरे कविता जी, ये कोल्हापुर की लवंगी मिर्ची तो बड़ी जबरदस्त है। ये हाँ अरे वो हम कोल्हापुर साइड के हैं ना, वहाँ की मिर्ची ऐसे ही रहती है, एकदम खड़ा और कड़ा। हाँ, बिल्कुल आपके जैसी। क्या कुछ भी बोलता है पागल। अरे सच कह रहा हूँ, आपको अंदाजा नहीं है। आप आसपास होती है ना तो मेरा दिल दिमाग पूरी बॉडी करंट मारती है। बस बस फालतू बातें मत कर, एक तो तू मुझसे इतना छोटा दिल है। तो बड़ा है ना कविता जी। मेरे पति को मरे हुए 2 साल ही हुए, और मेरी बेटी के हाथ भी पीले करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कविता कि मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और जवानी उससे भी ज़्यादा छोटी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, सच है। पर जिंदगी की कई दूसरी सच्चाइयाँ भी है। राघव, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो समझता क्यों नहीं है? मैं आगे की नहीं सोचता कविता, और ना उसको समझता हूँ। जो कल था और जो कल होगा वो सच नहीं है, सच अभी है। ये सच है। लेकिन ये सच हम दोनों के बीच रह पाएगा? तुम्हारी कसम कविता, मेरी तरफ से कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को। मेरी तरफ से कविता ने मुझे बताया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो सही कर रही है या गलत। इसे कभी पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। अगो भाई, तू उसकी छोड़, अपनी सोच। वो तुझसे प्यार तो करता है ना, या सिर्फ मजे मार रहा है? प्यार करता है, वो हंसाता है मुझे, लेकिन हमारा आगे कुछ हो नहीं पाएगा। उसकी उम्र तो देखना, कितना छोटा है वो मुझसे। वो तो है। मैं आगे की सोच रही हूँ तो सिर्फ प्रीति के लिए। बस उसे अच्छा काम मिलता रहे, अच्छा लड़का मिले, बच्चे हो, अच्छी जिंदगी बने। मेरा क्या है, एक एक दिन शांति से गुजरे तो बस बहुत है। क्या हुआ, पानी दूं? पता नहीं रे, सुबह से बुखार सा है। मैं कभी कभार आती जाती रहती थी उन दोनों का हालचाल पूछने, लेकिन एक 2 हफ्ते के अंदर ही कविता की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि खून की जांच करवाओ। हाँ कविता जी बैठिए। ब्लड रिपोर्ट्स? सब ठीक तो है ना साहब? सॉरी कविता, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें एड्स है। मुझे दूसरे ही दिन राघव के खून की भी जांच करवाई, उसे भी एड्स था। कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बाहर कभी कुछ किया भी नहीं। तुम्हें लगता है मैंने किया है? हाँ, अब हवा में से तो नहीं हो सकता है ना ये। अब सोच के भी क्या फायदा है। बीमारी आ गई है तो आ गई, दवाई करेंगे, लड़ेंगे। और मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना कविता। तो मेरी नहीं हुई है राघव, अभी तो मेरी बेटी की शादी भी करवानी है मुझे। हमारे मिलने के पहले से तुझे ये बीमारी रही होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, जबकि दोनों भी काल कोठरी में बंद है।
राघव, प्रीति के आने का वक्त हो गया, तुम जाओ यहाँ से। और सुन, वापस कभी मत आना। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। आज की तारीख में HIV एड्स का मैनेजमेंट काफी एडवांस हो गया है। पेशेंट्स कई सालों तक ज्यादा स्वस्थ और बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सरकारी सब्सिडीज के बावजूद HIV एड्स के ट्रीटमेंट और पेशेंट्स के पुनर्निवास की कॉस्ट काफी हाई होती है। पेशेंट और उसके परिवार वालों के मानसिक तनाव का लेवल तो कुछ और ही होता है। इस केस में इन सभी मुश्किलों के साथ इस बीमारी ने वैसे ही फ्रैक्चर्ड परिवार को और तोड़ दिया और उसे एक दर्द और धोखे की खाई में धकेल दिया। साहब, कविता ने राघव के साथ रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा कि उसने उसको बीमारी दी थी। और फिर कविता ने मुझे इस बात की भी कसम दी थी कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। कविता का मर्डर हुआ है, उसकी बेटी प्रीति की जान खतरे में हो सकती है। हमें कविता के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। कविता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मतलब बीमारी की खबर के बाद? क्या रे कविता, कितना खास रही है? कब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? दिखाया है रे, दवाइयाँ चालू है मेरी, ठीक हो जाऊँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। तू क्यों रुकी है? प्रीति के लिए। प्रीति के लिए? अरे वो कब की चली गई? चली गई? हाँ, वो अपना राघव है ना, उसके साथ भटपटी में डबल सेट होके। चल मैं चलती हूँ। मतलब राघव का कविता और प्रीति दोनों के साथ अफेयर था? हाँ साहब, पर कविता कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके मुंह में ऐसा गर्म निवाला था जिसको वो ना चबा सकती थी, ना निगल सकती थी और ना ही थूक सकती थी। अगर वो प्रीति को कुछ भी बताती तो उसका राघव के साथ चक्कर और बीमारी दोनों का भांडा फूट जाता। फिर भी उसने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, रात को। हाँ, बाय। 11 बज चुके हैं और किसे फोन करने वाली इतनी रात गए? है एक दोस्त। आदमी है? तू भी जानती है उसे? मैं उसे जानती ही नहीं, पहचानती भी हूँ। प्रीति, कल से तू उस राघव पांडे से बात तक नहीं करेगी। कल से नहीं, आज रात से। ओहो, तू जासूसी कर रही है मुझ पर? अरे तकदीर का इशारा समझो, जो मैंने तुम दोनों को आज एक साथ लिख लिया। देख है, मैं कोई बच्ची नहीं और वो कोई मरने को पड़ा बूढ़ा नहीं। दोस्ती है हमें और आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, समझी? ना आगे का क्यों सोच रही है? मैंने उसको हाँ ना कुछ नहीं बोला है, ना उसने मुझे कुछ पूछा है। बस दोस्ती है, तू कभी नहीं समझेगी। मुझे जितना समझना था समझ चुकी हूँ मैं। मेरी तरफ से हाँ कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। साहिब, कविता अड़ी रही। वो प्रीति को सीधे सीधे कुछ भी नहीं बता सकती थी कि राघव और उसका चक्कर था और दोनों को एड्स था, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने प्रीति को जैसे तैसे राघव के चंगुल से निकालकर दिनेश के साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया या गले बांध दिया? नहीं साहब, दिनेश तो पहले से ही पसंद करता था प्रीति को। और प्रीति वो कैसे तैयार होगी? वो लड़की तो ना जिंदगी से कुछ सीखती है और ना आगे के बारे में कुछ सोचती है। कब मन बदलेगी, कब क्या सोचेगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसको तभी लगा होगा कि दिनेश के साथ शादी कर लूं तो कर ली। वो कहते हैं ना कि एकदम मूड़ी छोकरी है। तूने हमसे झूठ बोला दिनेश कि तेरी और प्रीति की शादी के बाद जमती नहीं थी, इसलिए तुम लोग अलग हुए। साहब, यही वजह थी हमारे अलग होने की साहब। साहब यही सच है साहब। सच हम जानते हैं। तू और प्रीति शादी के सिर्फ 2 महीने में अलग हुए। इसकी वजह दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल जलकर काली हो गई थी। साहब तेरी शादी की दाल किस वजह से जली?
प्रीति थोड़ी इमली ले आएगी। मैं अभी कहाँ चले गए दोनों? पूरी दाल जल गई। क्या हुआ दिनेश बेटा? धोखा हुआ है। हमारी शादी के पहले से चल रही है। हाँ। नहीं। आप बीच में मत बोलिए। कविता ताई को मालूम था? हाँ मालूम था। कविता ताई, आपने धोखा किया है मेरे साथ। मेरे को फंसाया आपने। धोखा तो मेरे साथ भी किया है इन्हें। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। ये तो इसी ने दिमाग खराब करके रखा था मेरा। अरे तुम दोनों का दिल खराब है जो मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला तुमने। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। खुश? मैं इसके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ, बताइए ना आप। एक तरीका है, तुम मेरे साथ रहो ही मत। नहीं नहीं प्रीति, माफी मांग ले और ऐसी गलती दोबारा मत करना। गलती तो तूने की है आई, जो मुझे इसके गले बांध दिया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? शादी को हुए 2 महीने भी नहीं हुए। दिनेश बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। इसे भी माफ कर देना, इसने फिर से वो गलती की है। लेकिन ये अलग होने की बात मत करना। जब से मैंने इसे उसकी बाहों में देखा है ना, मैंने तभी सोच लिया कि इसके साथ आगे नहीं रहूंगा। ताई, मैं इसके कपड़े भिजवा दूंगा आपके पास। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। आज से मेरा तुम दोनों के साथ कोई वास्ता नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, यही कहा था ना तुमने कविता से? गुस्से में था साहब, इसलिए कह दिया। और गुस्से में कर भी दिया, कविता को खत्म कर दिया। नहीं नहीं साहब, नहीं, आई शपथ नहीं। प्रीति का है और राघव का है, या ये पूछूं कि दोनों की लाशें कहाँ हैं? साहब, हम दोनों को अलग हुए 1 साल होने को आ रहा है साहब। हम सभी लोग सारिका टिफिन सर्विस में काम करते थे, लेकिन मैं उन तीनों से बात करना तो दूर, उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था साहब। आप किसी को भी पूछ लो, सभी जानते हैं। सब एड्स वाली बात भी जानते हैं? कौन सी एड्स वाली बात साहब? वही एड्स वाली बात जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग चकरा गया और तुमने कविता का खून कर दिया, और शायद प्रीति का और राघव का। आप क्या बोल रहे हैं? किसको एड्स है, बताइए। साहब, ये एड्स वाली बात सिर्फ राघव, कविता और मुझे ही मालूम थी। कविता इतनी बीमार थी, दवाइयां ले रही थी, और प्रीति को कभी भनक तक नहीं लगी। उस लड़की को अपनी नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं साहब। फिर प्रीति को कब और कैसे पता चला, या कभी पता ही नहीं चला? इसके पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाता, कविता ने प्रीति को सब कुछ बता दिया, सब कुछ। छूना मत मुझे। बेटी, तुझे लगता है कि मेरे छूने से तुझे वो बीमारी होगी? नहीं होगी, लेकिन अगर तूने उस राघव के साथ संबंध रखे ना, तो वो तुझे भी वो बीमारी दे सकता है जो मुझे दी है। घृणा दी है मुझे तुझसे। चलेगा, आने दे। शायद मेरे तकदीर में लिखा था ये सब, लेकिन बेटी, अगर सब कुछ जानते हुए भी तूने उस राघव के साथ संबंध रखे, तो ये तकदीर का खेल नहीं, ये खुद की हुई बेवकूफी होगी। बहुत देर हो चुकी है। क्या तूने उसके साथ संबंध जोड़ दिए? दिल जुड़ गया है और कोई बीमारी अब उसे तोड़ नहीं सकती। साहब, मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था साहब। अगर राघव को एड्स है तो हो सकता है शादी के पहले उसने बीमारी प्रीति को दे दी हो, और प्रीति ने मुझको। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम अकोला छोड़कर नहीं जाओगे। बिलाल घर जा सकते। साहब, मुझे जितना मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, पूरा का पूरा सच। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे।
सर, मुझे नहीं लगता इस दिनेश का मर्डर में हाथ है। कविता प्रीति और राघव के रिश्ते के खिलाफ थी। हो सकता है कि प्रीति ने कविता को मार डाला हो, या प्रीति और राघव ने मिलकर कविता को मार डाला। सर, ये जानते हुए कि राघव उसकी माँ का प्रेमी रह चुका है और उसकी माँ को एड्स उसी के कारण हुआ हो सकता है, प्रीति अपनी मर्जी से उसके साथ जाएगी। यादव, जब दिल में आग लगती है ना तो दिमाग जल जाता है और जमीर जलकर राख हो जाता है। हमें नहीं पता इस राघव ने प्रीति को क्या पट्टी पढ़ाई, हमें यह भी नहीं पता इन दोनों ने क्यों किया और किस लिए किया। जब ये दोनों हाथ लग जाएंगे ना तो सब पता चल जाएगा। सर, राघव के मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर से उसके घर का पता चल गया। जी, क्या बात है? राघव कहाँ है? वो तो नागपुर गया हुआ है, लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक मर्डर के केस में, शायद किडनैपिंग भी। क्या? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता है। आज तक उसने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा होगा। नागपुर के लिए कब रवाना हुआ? 4 नवंबर को। राघव बेटा, एक तो तुम याद गए लौटे हो, अब कहाँ जा रहे हो? बाबा, नागपुर की लास्ट ट्रेन है, कल सुबह एक नई नौकरी की बात करने जाना है। बेटा, इस नौकरी को क्या हो गया? बस मैं यहाँ मन नहीं लगता और वहाँ तनख्वाह भी अच्छी। पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तू दूसरे शहर में जाके काम करेगा। कौन सी जगह है ये? क्या नाम है कंपनी का? बाबा, फोन करके बताता हूँ ना सब कुछ, अभी मुझे लेट हो रहा है, जाने दो। साहब, आज उसका फोन आया था, कह रहा था कल से बात पक्की होगी तब कंपनी वगैरह का नाम बताऊंगा। वो आपको कांटेक्ट कैसे करता है? उसका मोबाइल तो बंद है। सर, उसने बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया, इसलिए उसने पीसीओ से फोन किया था। आपके मोबाइल पर? जी हाँ। मुझे उस पीसीओ का नंबर चाहिए। जी। माफ़ करना साहब, इनको यहाँ देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं? आजकल पीसीओ का इस्तेमाल वैसे भी कम लोग करते हैं, और कोई करता है तो तुम्हें याद रहना चाहिए। नहीं साहब, यहाँ आज भी पीसीओ से फ़ोन करने बहुत से लोग आते हैं, सबको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है यादव, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करो और इस पीसीओ पर 24 घंटे नजर रखो। सर, इस शहर के खबरियों से भी बात करो, ये राघव यहाँ फोन करने जरूर आएगा। आ गया सर। पकड़ना नहीं, पीछा करना उसका, लड़की तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ कि लड़की जिंदा होगी। सर, रूम नंबर 2 से कहाँ है? प्रीति के साथ क्या हुआ था? क्या प्रीति उस लॉज के रूम में थी? और राघव का प्लान क्या था? कविता को क्यों और कैसे मार दिया गया? क्या कविता को राघव और प्रीति ने मिलकर मारा था या फिर किसी और ने? सवालों की बारिश हो रही थी और जवाब था रूम नंबर 201 में। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो।
साहब, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। एड्स हो या कैंसर या जो भी हो, जब प्यार हुआ था मुझे थोड़ी मालूम था, और ये प्यार के बाद भी हो सकता है या शादी के बाद भी। ऐसा कौन सा प्यार जिसने तेरी अकल का ही कत्ल कर दिया? तू तो कविता से प्यार करता था ना, या नहीं? नहीं साहब, झूठ बोला था उसको। साहब, मैं तो उसके साथ बस मजे करना चाहता था। जो तू अब प्रीति के साथ कर रहा है, बीमारी के बावजूद, ये है तेरा असली प्यार? जलती थी वो मुझसे देखा नहीं गया कि राघव मुझे उससे ज्यादा प्यार करता है। जलती नहीं थी वो, फिक्र थी उसे तेरी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तिल तिल कर काट दी सिर्फ तेरे लिए। ये सब दिखावा था, वो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती थी, इसलिए बांध दिया मुझे उस दिनेश के गले। देख आई, मैं और दिनेश अब अलग हो चुके हैं, तू मेरे और राघव के बीच में मत आ। वो तेरे लिए सही नहीं है। अरे तू मेरे लिए सही नहीं, जलती है तू मुझसे। देखा नहीं जाता तुझसे कि राघव को मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। पागलों जैसे प्यार करता है वो मुझसे, तेरे जैसे नहीं। राघव ने मुझे सब बताया, कैसे तूने उसको फंसाया, फिर जबरदस्ती उसके गले पड़ी और फिर उसे ये बीमारी। मैंने उसे बीमारी नहीं दी, उसने मुझे दी, और मैं उसके गले पड़ी या वो मेरे पड़ा, इससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? लेकिन एक बात समझ कि ये बीमारी हम दोनों के गले काटने वाली है बहुत जल्द, और मैं तुझे इससे बचा कर रखूंगी। सोई है तू उसके साथ? बोलना, सोई है तू उसके साथ? मैं उसके साथ जो भी करूं इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? तू इतना हलकट और कमीना निकलेगा ना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक आकर तो दिखा। देख, मैं तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। सीधा पुलिस के पास जाऊंगी मैं, और वो हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे, बंद कर देंगे तुझे, समझा? मैंने जब सुना कि आई ने राघव पर हाथ उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। आइंदा से मेरे और राघव के बीच में आई ना, तो वो तेरी आखिरी सांस जान से मार डालूंगी तुझे। आई को जान से मारने की धमकी दी, गलत किया क्या? देख, गलत तब होता है जब किसी का नुकसान हो, और यहाँ नुकसान किसका हो रहा है? हम दोनों का, तेरा और मेरा। तो गलत कैसे हुआ? देख, एक ना एक दिन तो सभी को मरना, और फिर जो कल मरने वाला है, अगर वो आज मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि कविता को वैसे भी एड्स है, और मुझे भी उसी से हुआ है। देख, कहने को तो हो सकता है कि हम 20 साल और जी लें, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगले 6 महीने में मर जाए। देख, मुझे इंतजार नहीं करना है। अगर तू मेरा साथ दे तो हम उसको आज़ाद कर सकते हैं। मतलब आई को मार डाले? सोच, कितना बड़ा सरदर्द खत्म हो जाएगा। उसके पास पैसे हैं, कहने भी, हम तब तक मज़े करेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। और फिर जिंदगी मज़े मारने के लिए तो है ना? मैं थोड़ा सोच कर बताऊं? पहले बोल, करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कैसे करना। और हाँ, ज़्यादा मत सोचना, उसमें टाइम जाता है, और अपने लिए टाइम ही सब कुछ है ना? मैंने काफी सोचा और मुझे यही सही लगा कि आई को चले जाना चाहिए। पहले प्रीति ने बात छेड़ी थी, और वो नहीं छेड़ती तो मैं छेड़ता साहब खुद। साहब, मुझे जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैंने कविता को मारा, लेकिन मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा गलत हो गया। गलती मेरी थी, गुस्सा काबू में नहीं रहता ना। प्रीति, और लेना, तुझे अच्छा लगता है इसलिए खास तेरे लिए बनाया। नहीं बस। सुनो, मुझे मालूम है तूने जो बोला वो गुस्से में बोला। मुझे राघव पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। रहने दे। मुझे मालूम है तुझे गुस्सा आता है और फिर तू शांत हो जाती है। तुझे मेरे लिए प्यार है अभी भी, है ना? हाँ। प्रीति, हाँ? थोड़ी देर मेरा हाथ पकड़ लेगी बेटा? ठंड लग रही है।
इतनी रात के कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। प्रीति, इसे तूने अंदर कैसे आने दिया? इसका मेरे घर में आना मना है। ये घर मेरा भी है और राघव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कविता, तू मेरे और प्रीति के बीच में से पीछे हटेगी या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं। आखिरी बार मतलब? धमकी दे रहा है तू मुझे? क्या करेगा तू? क्या करेगा? आई! मुझे क्या करेगा तू? मैंने तुझे कहा था ना कि आइंदा राघव पे हाथ उठाया तो मार डालूंगी तुझे। तू मुझे मार डालेगी? क्या तुम दोनों को वाकई ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या प्यार है? नहीं, प्यार नहीं, नफरत, हैवानियत और लालच था। तुमने एक ऐसी औरत की जान ली है जिसने तुम्हें प्यार और भरोसे से सींचा था। तुमने तो अपनी मां को ही मार डाला, जिसने तुम्हें अपने पेट में और बाहर की दुनिया में अपने खून से सींचा था। अब फिर से एक बार सोचो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या जानलेवा बीमारी? दिनेश तांबे, ए प्रीति शिंदे, तेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। ले, फाड़ के फेंक दो। अरे जानना नहीं है कि तेरा रिजल्ट क्या आया है? नहीं। प्रीति की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई। हम फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में HIV एड्स को किसी नैतिक मापदंड के साथ नहीं तोलना चाहते और ना ही उसके ट्रीटमेंट और उसकी सीरियसनेस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं। हम सभी एड्स पेशेंट्स के मानव अधिकारों और बेहतरीन इलाज के पक्ष में हैं, लेकिन इस केस में इस बीमारी ने एक पात्र की भूमिका निभाई। ये बीमारी उस भय और इनसिक्योरिटी का चिन्ह बन गई जो जुर्म को जन्म दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन दिमागों में जहां पर विकृति पलती है और सिर्फ उन दिलों में जहां पर एहसान फरामोशी राज करती है। अगर प्यार अंधा है तो कविता का प्यार गूंगा और बहरा भी था। कोलू के बैल की तरह कविता इस प्यार की खेती में पिसती रही और एक बार भी नहीं सोचा कि फसल कैसी उभर कर आ रही है। और प्रीति अपनी नादानियों में ये देख ही नहीं पाई कि उसकी माँ कविता सिर्फ उसका भला ही चाहती थी। बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करना, उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए उनसे जिंदगी की सच्चाइयों को छुपाना, ये सब कुछ आगे चलकर बहुत दुखदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाए। अगर कविता ने अपने प्रेम में, अपने स्नेह में थोड़ी सतर्कता बरती होती तो शायद उसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखनी पड़ती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, वक्त उड़ता जरूर है पर पायलट हमेशा हम खुद होते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।